हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नवद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। आज का जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इन अ मशीन। इन दिस केस एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी आई अपॉन पी, इट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू आई, वेयर पी आई इज आइडियल एफर्ट एंड पी इज एक्चुअल एफर्ट। डब्ल्यू आई हमारे पास यहाँ पे क्या है? आइडियल लोड, एंड डब्ल्यू इज एक्चुअल लोड। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ideal effort, actual effort, and ideal load and actual load. A machine which is capable of doing work in reverse direction is known as reversibility machine. In this case, effort is removed, work done on the load will be input rather than output, and input will be equal to frictional losses. रिवर्सिबिलिटी मशीन के केस में हम क्या करते हैं कि एफर्ट को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वर्क डन होगा लोड की वजह से वो इनपुट कंसिडर किया जाएगा इंस्टेड ऑफ आउटपुट, और इनपुट जो है यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉसेज के बराबर होता है। इन दिस केस एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 50%। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Then comes non-reversible machine. It is also known as irreversible machine or self-locking machine. It is not capable of doing work in the reverse direction, और इसकी जो efficiency होती है वो less than होती है 50% से। Then comes law of machine. This is the most important formula from examination point of view. Law of machine क्या है? P is equal to m into W plus C. m को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है? P1 माइनस P2 अपॉन W1 माइनस W2, एंड C को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है P1 माइनस P2 अपॉन W1 माइनस W2 इंटू W1। मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ लोड। अगर लोड इंक्रीज होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज होगा, एंड एफिशिएंसी आल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीमेंट ऑफ द लोड। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू 1/m, एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? 1/mvr। दीज टू फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कभी सिंपल इनमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। देन कम्स सम लिफ्टिंग मशीन्स। अब यहाँ पे बहुत सारी लिफ्टिंग मशीन्स हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है लेक्चर में। फर्स्ट इज सिंपल व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल। सिंपली पुलीज आती है, फिर पुलीज की 3 टाइप्स आ जाती है, फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम एंड थर्ड सिस्टम। वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली ब्लॉक है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील है, सिंगल परचेज, ग्रैब विंच एटसेट्रा। अब यहाँ पे जितनी भी ये टाइप्स हैं लिफ्टिंग मशीन्स की, इन सब में हमें एक ही चीज़ को डिस्कस करना है, और वो चीज़ है वेलोसिटी रेशो। देखो हर सिस्टम में आपको वेलोसिटी रेशो का अलग अलग फॉर्मूलाज मिलेगा, एंड दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सिंपल व्हील एंड एक्सल। इस केस में जो वेलोसिटी रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी R1 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी प्लस डी R2। सिंपली वेलोसिटी रेशो किसके बराबर है? कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वेयर कैपिटल डी इज डायमीटर ऑफ व्हील, स्मॉल डी इज डायमीटर ऑफ एक्सल, डी R1 हमारे पास यहाँ पे क्या है? डायमीटर ऑफ रोप ऑन द व्हील, एंड डी R2 इज डायमीटर ऑफ रोप ऑन द एक्सल। एंड एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिंपली इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। अगर हम यहाँ पे व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल की बात करेंगे, इन दिस केस वेलोसिटी रेशो इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी R1 डिवाइडेड बाई स्मॉल D1 प्लस स्मॉल डी R2 माइनस स्मॉल D2 प्लस स्मॉल डी R2। इस केस में अगर हमने लेंथ ऑफ रोप वॉन्ड इन वन रिवोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू पाई इंटू D1 माइनस D2। देन कम्स पुलीज। पुलीज हम किसको कहते हैं? अ व्हील ऑफ मेटल आर वुड हैविंग ग्रो टू रिसीव रोप और चैन इज नोन एज पुली। इस केस में एक्सल को सपोर्ट किया जाता है फ्रेम, डेट इज नोन एज ब्लॉक। पुलीज में जनरली 3 सिस्टम्स आ जाते हैं, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली को हम सेपरेट स्ट्रिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज आर यूज टू गिव ग्रेटर मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफर्ट इज अप्लाइड विद द फिक्स्ड पुली। इस केस में क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज को हम यूज करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ग्रेटर मैकेनिकल एडवांटेज प्रोड्यूस करने के लिए, और एफर्ट को अप्लाई किया जाता है विद लास्ट फिक्स्ड पुली। इन दिस केस वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 की पावर n, एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज आल्सो इक्वल टू 2 की पावर n। इसका एक और फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है 2 की पावर n इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू 2 की पावर n माइनस 1। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में क्या होता है? इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लॉक्स ईच कंटेनिंग नंबर ऑफ पुलीज। अपर ब्लॉक इज फिक्स्ड एंड लोअर ब्लॉक जो है वो मूवेबल है। इन दिस केस वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पुलीज इन द ब्लॉक्स। सिंपली मैकेनिकल एडवांटेज इसके बराबर है कैपिटल W अपॉन P और n माइनस स्मॉल w अपॉन P, where n is number of segments, w is weight of lower block. It is also known as pulley block system. ये भी important point है examination point of view से। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में क्या होता है? इन दिस केस सेवरल मूवेबल पुलीज आर अरेंज कीपिंग द टॉप मोस्ट पुली फिक्स्ड। इन दिस केस वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, एंड मैकेनिकल एडवांटेज इससे बराबर है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस w अपॉन P 2 की पावर n माइनस 1। फोर्थ हमारे पास यहाँ पे है वेस्टर्न्स डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि जनरली 2 ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। इन ब्लॉक ए इट हैज़ 2 पुलीज विच रन्स टुगेदर, एंड इन ब्लॉक बी इट इज अटैच्ड विद लोड। इन दिस केस कंप्लीट रिवॉल्यूशन डेट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ चैन पुल्ड अगर हमने फाइंड आउट करनी होगी, इट इज इक्वल टू पाई इंटू डी। नेट शॉर्टनिंग ऑफ चैन अगर हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी, इट इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। वेलोसिटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2n1 अपॉन n1 माइनस n2।
मैकेनिकल एडवांटेज सिंपली W अपॉन P एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू सिंपली मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पे नोट्स में मैंने 4 ही टाइप्स इंक्लूड की है, बाकी जो रिमेनिंग टाइप्स है इसकी वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, सिंगल परचेज, क्रैब विंच एटसेट्रा, ये सारी मैंने लेक्चर में डिस्कस की हुई है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं की हुई है। तो अगर आपने इनको भी देखना है तो आप लेक्चर देख सकते हो, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इनको बाकी टाइप्स को देख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, द वेट ऑफ पुली ब्लॉक इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द वेट लिफ्टेड एंड दस इट्स निगलेक्टेड इन कैलकुलेशन। पुली ब्लॉक का जो वेट होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वेट लिफ्टेड, इसलिए जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको कैलकुलेशन में हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। पॉइंट सेकंड इज, friction between pulley surface and string is negligible and thus the tension in the two sides of the rope passing round the pulley may be taken to the equal। अब पुली सरफेस और स्ट्रिंग के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, उसकी वजह से जो टेंशन आती है टू साइड्स ऑफ रोप में उसको हम क्या करते हैं, इक्वल कंसिडर करते हैं। पॉइंट थर्ड इज, द ओनली एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली इज डैट एफर्ट कैन बी अप्लाइड इन एनी कन्वीनियंट डायरेक्शन। सिंगल फिक्स्ड पुली का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि एफर्ट को हम किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट फोर्थ इज, द मैकेनिकल एडवांटेज इन केस ऑफ मूवेबल पुली इज ग्रेटर देन यूनिटी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट फिफ्थ इज, लॉस ऑफ एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन अगर हमने फाइंड आउट करना होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ पी, इट इज इक्वल टू पी माइनस डब्ल्यू अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एंड पॉइंट सिक्स इज, लॉस ऑफ लोड ड्यू टू फ्रिक्शन अगर हमने फाइंड आउट करना होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ डब्ल्यू, इट इज इक्वल टू पी इंटू वेलोसिटी रेशियो माइनस डब्ल्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। पॉइंट फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, द स्ट्रेसेस डेट अकर्स ड्यू टू एसेंट्रिक लोडिंग आर नोन एज कंबाइंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दे ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस जो है वो हमेशा नॉर्मली एक्ट करते हैं क्रॉस सेक्शन की। रिजल्टेंट स्ट्रेस किसके बराबर आता है, इट इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्ट्रेसेस, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर हमने यहाँ पे रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना होगा ड्यू टू सिंगल एक्सिस एसेंट्रिक लोडिंग, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मोमेंट किससे बराबर होता है, लोड इनटू एसेंट्रिसिटी, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉलम सेक्शन ड्यू टू मोमेंट अगर हमने फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू एम अपॉन आई, इट इज इक्वल टू सिग्मा बी प्लस माइनस वाई। अब प्लस कब लगता है और माइनस कब लगता है, स्ट्रेसेस टुवर्ड्स राइट ऑफ वाई एक्सिस आर पॉजिटिव एंड कंप्रेसिव एंड स्ट्रेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस आर नेगेटिव एंड टेंसाइल। सो राइट ऑफ वाई एक्सिस के लिए जो स्ट्रेसेस है उनको हम पॉजिटिव और कंप्रेसिव कंसिडर करते हैं, और लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस के लिए उनको हम नेगेटिव और टेंसाइल कंसिडर करते हैं। स्ट्रेसेस विल बी मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू प्लस माइनस डी अपॉन 2। मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, इट इज सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी पी अपॉन ए 1 प्लस 6 ए अपॉन बी। और मिनिमम स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू पी अपॉन ए 1 माइनस 6 ई अपॉन बी। सिर्फ प्लस का माइनस कर देना यहाँ पे। ये फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है, इन पे भी न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है, इनको आप अच्छे से देखना। देन कम्स रिजल्टेंट ड्यू टू डबल एक्सिस एसेंट्रिक लोडिंग। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन ए प्लस माइनस एम वाई इंटू एक्स अपॉन आई वाई वाई प्लस माइनस एम एक्स इंटू वाई अपॉन आई एक्स एक्स, वेयर एम वाई इज इक्वल टू पी इंटू ई वाई, एम एक्स इज इक्वल टू पी इंटू ई एक्स। अब प्लस कब लगेगा माइनस कब लगेगा, यहाँ पे भी वही कंडीशन है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, राइट ऑफ वाई एक्सिस के लिए पॉजिटिव एंड कंप्रेसिव कंसिडर करते हैं एंड लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस के लिए नेगेटिव एंड टेंसाइल कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस फॉर अनसिमेट्रिकल कॉलम्स विद एसेंट्रिक लोडिंग। अगर अनसिमेट्रिकल कॉलम्स के केस में एसेंट्रिक लोडिंग एक्ट कर रहा होगा, उस केस में हम रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं कि सी जी निकालते हैं अनसिमेट्रिकल सेक्शन का, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी इज डिटरमाइंड। देन बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिस्टेंसेज ऑफ द कॉर्नर फ्रॉम सी जी, स्ट्रेसेज आर डिटरमाइंड। फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके हम स्ट्रेसेज को फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम। पॉइंट फोर्थ इज मिडिल थर्ड रूल फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, दैट इज कर्नेल ऑफ सेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। कंक्रीट कॉलम्स आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट दे आर वीक इन टेंशन, ये तो बेसिक है। इफ सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू नेगेटिव देन द स्ट्रेसेस विल बी टेंसाइल। फॉर नो टेंशन सिग्मा मिनिमम शुड बी आइदर 0 और पॉजिटिव। इट मीन्स दैट सिग्मा मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। E is less than or equal to b by 6 with respect to y axis and E is less than or equal to d by 6 with respect to x axis. Hence the range within which the load can be applied so as not to produce any tensile stress is known as middle third rule. As you can clearly see here in the diagram, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, बीच में मैंने यहाँ पे जो ये छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है रम्बस शेप की, दिस इज मिडल थर्ड रूल। इसके अंदर अगर एसेंट्रिक लोड एक्ट करेगा तो उसकी वजह से कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर इस डायग्राम के बाहर जाएगा तो उसकी वजह से टेंशन प्रोड्यूस होगी। If the load is centric in both the axes, then no tension. The load should lie within rhombus ABCD.
वही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लोड जो है इसी के अंडर अगर लाई करेगा कोई भी टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे डायमेंशंस हैं, दीज डायमेंशंस आर इंपॉर्टेंट। टुवर्ड्स एक्स एक्सिस इसकी डायमेंशन है b/3 और टुवर्ड्स वाई एक्सिस इसकी डायमेंशन है d/3। b/3 और d/3 के अंडर अगर लोड एक्ट करेगा तो देयर विल बी नो टेंशन इन द रेक्टेंगुलर कॉलम। अगर इसके बाहर लोड चला गया इट विल कॉज टेंशन इन द रेक्टेंगुलर कॉलम। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ABCD सेक्शन को हम कोर और कर्नेल सेक्शन भी कहते हैं। If sigma naught is equal to sigma b, then tensile stresses will be zero. If sigma naught is greater than sigma b, then stresses throughout will be compressive. And if sigma naught is less than sigma b, then the stresses will be tensile. And hence, for no tension, sigma naught should be greater than or equal to sigma b, and sigma minimum should be greater than or equal to zero. All these 4 points are most important from examination point of view. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मिडल क्वार्टर रूल ऑफ सर्कुलर सेक्शन, दैट इज कर्नेल ऑफ सेक्शन। ऊपर हमने रेक्टेंगल के लिए डिस्कस किया, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सर्कल के लिए। फॉर नो टेंशन एसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू d/8। अगर इस रेंज के अंडर लोड एक्ट करेगा तो उसकी वजह से कोई भी टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगी सर्कुलर कॉलम में। यहाँ पे मैंने क्लियरली डायग्राम में हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कोर सेक्शन फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन। फॉर नो टेंशन एसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/8 d0 आउटर डायमीटर का स्क्वायर प्लस इनर डाई का स्क्वायर। डायमीटर ऑफ कोर सेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, d0 का स्क्वायर प्लस di का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d0। सिमिलरली कोर सेक्शन अगर हमने हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फाइंड आउट करना होगा, फॉर नो टेंशन EXX शुड बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल BD क्यूब माइनस स्मॉल BD क्यूब अपॉन 6 इंटू कैपिटल D इंटू कैपिटल BD माइनस स्मॉल BD। EY एसेंट्रिसिटी अलॉन्ग y एक्सिस इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे BD क्यूब की जगह DB क्यूब हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रह जाएगा। द एक्सियल लोड प्रोड्यूसेस डायरेक्ट स्ट्रेस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा नॉट। एसेंट्रिक लोड जो है वो डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेसेस दोनों प्रोड्यूस करता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कॉलम्स को। अब कॉलम हम किसको कहते हैं, एक वर्टिकल लोड कैरिंग मेंबर जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री होगा। अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री से कम होगा तब हम उसको स्ट्रट कहेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फेलियर्स ऑफ कॉलम। जनरली 3 टाइप के फेलियर्स कॉलम में अकर होते हैं, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से, बगलिंग स्ट्रेसेस की वजह से और कंबाइंड। Firstly, we will discuss about direct compression. Generally occurs in short columns and the stresses at the time of failure are known as crushing stresses. सिग्मा सी को हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, PC अपॉन ए। PC हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्रशिंग लोड है, और ए हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब डायरेक्ट कंप्रेशन जो है जनरली शॉर्ट कॉलम्स के लिए अकर होता है जिनका स्लेंडरनेस रेशो लेस देन 12 होता है। शॉर्ट कॉलम्स के लिए स्लेंडरनेस रेशो लेस देन 12 हो गया, और लॉन्ग कॉलम्स के लिए जो स्लेंडरनेस रेशो आता है वो ग्रेटर देन 12 आता है। सेकंड इसमें जाता है हमारे पास बकलिंग स्ट्रेसेस। Buckling stresses generally occurs in long columns. In this case, load at which column just starts buckling is known as buckling load or crippling load or critical load. तो जिस लोड के अंडर जो है कॉलम बकल होना स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड या क्रिटिकल लोड। एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पे कॉलम जो है बकल हुआ है। बकल का मतलब होता है आउटवर्ड बल्जिंग हुई है कॉलम में। बकलिंग लोड फॉर लॉन्ग कॉलम इज लेस देन बकलिंग लोड फॉर शॉर्ट कॉलम्स। ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग कॉलम जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ बकलिंग लोड से भी बकल हो सकता है, लेकिन शॉर्ट कॉलम के लिए बकलिंग लोड ज़्यादा चाहिए उसको बकल करने के लिए। बेंडिंग स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ कॉलम अगर हमने फाइंड आउट करनी होगी, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा बी इज इक्वल टू पी इंटू ई अपॉन जेड। पी लोड, ई एसेंट्रिसिटी और जेड सेक्शन मॉडुलस। डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नॉट इज इक्वल टू पी अपॉन ए, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे निकलेगा, सिग्मा बी प्लस सिग्मा नॉट, बेंडिंग स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस। मिनिमम स्ट्रेस कैसे निकलेगा, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी, क्योंकि सिग्मा नॉट की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिग्मा बी। बकलिंग विल अकर व्हेन सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी इज ग्रेटर देन सिग्मा सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। When the algebraic sum of direct stress and bending stress is greater than sigma c, sigma c हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्रशिंग स्ट्रेस है। इस केस में जो स्लेंडरनेस रेशो आता है वो ग्रेटर देन 12 आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जो है जनरली मीडियम कॉलम्स में अकर होता है। इनमें क्रशिंग की वजह से भी कॉलम फेल होता है और बकलिंग की वजह से भी कॉलम फेल होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एजम्पशंस इन यूलर्स कॉलम थ्योरी। यूलर्स कॉलम थ्योरी की एजम्पशंस क्या है, इनिशियली कॉलम जो है परफेक्टली स्ट्रेट होता है, लोड जो है वो एक्सियली अप्लाइड होता है, क्रॉस सेक्शन जो है कॉलम का वो यूनिफॉर्म होता है, कॉलम जो होता है वो होमोजेनियस होता है और वो हुक्स लॉ को ओबे करता है, सेल्फ वेट को निगलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है वो लेस देन होता है बेंडिंग स्ट्रेस से। फेलियर्स अकर्स ओनली अंडर बकलिंग लोड। दीज आर द अजम्पशंस इन यूलर्स कॉलम थ्योरी। कभी कभी सिंपल अजम्पशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में, तो इनको भी अब अच्छे से देखना। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यूलर्स फार्मूला फॉर कॉलम्स। कॉलम के केस में किस एंड कंडीशंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं लोड को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें हमारे पास जनरली 2 कंडीशंस बनती थी, एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ की। अगर हम एक्चुअल लेंथ को यूज़ करेंगे लोड को कैलकुलेट करने के लिए, उस केस में हमारे पास फॉर्मूलाज जो हैं पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर है व्हेन बोथ एंड्स आर हिंज्ड। व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, उस केस में जो फॉर्मूला है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड हिंज्ड है, 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। जब दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। अगर आप इक्विवेलेंट लेंथ को यूज़ कर रहे हो उस केस में आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो सेम रहेंगे हर केस में,
चाहे आपके पास कोई भी एंड कंडीशंस हो। लेकिन आपने एक और फार्मूला फिर यहाँ पे याद रखना है कि किस कंडीशन के लिए इफेक्टिव लेंथ निकालने का फार्मूला क्या है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप दोनों में से कौन सा फार्मूला प्रेफर करते हो। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से भी न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस, इसको भी आप अच्छे से देखना। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रैनकाइन फार्मूला से हम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम कैसे निकालते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट कॉलम। रैनकाइन फार्मूला को हम दोनों कॉलम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे कॉलम लॉन्ग है चाहे कॉलम शॉर्ट है। इसके लिए फॉर्मूला है P इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू कैपिटल A अपॉन 1 प्लस स्मॉल a इंटू एल इफेक्टिव अपॉन K का स्क्वायर। यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि किस मटेरियल के लिए स्मॉल a की क्या वैल्यू होती है। अगर आपके पास मटेरियल रॉट आयरन है, रॉट आयरन के केस में सिग्मा सी की वैल्यू कितनी होती है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी होती है 1/900 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हम कितनी कंसिडर करते हैं 3। कास्ट आयरन के लिए सिग्मा सी की वैल्यू है 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ए इज़ 1/1600, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 3। माइल स्टील के लिए 320 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ए इज़ 1/7500 एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 5। टिम्बर के लिए 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ए की वैल्यू है 1/750 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 6। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला। इसको भी हम यूज़ करते हैं कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल डिजाइनिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला को हम जनरली प्रैक्टिकल डिजाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए माइनस स्मॉल एन इंटू एल इफेक्टिव अपॉन के इंटू कैपिटल ए, वे एन हमारे पास यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। जैसे कि ऊपर हमारे पास ए था, इसकी वैल्यू जो है मटेरियल पे डिपेंड करती थी, सेम यहाँ पे एन है, इसकी वैल्यू भी मटेरियल पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जॉनसन्स पैराबोलिक फार्मूला। इसको भी हम यूज़ करते हैं लोड को कैलकुलेट करने के लिए। ये सेम फार्मूला है जो स्ट्रेट लाइन फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पे एन को आर से रिप्लेस किया हुआ है। आर निकालने का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है सिग्मा सी का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई का स्क्वायर। एल इफेक्टिव अपॉन के किसके बराबर होता है स्लेंडरनेस रेशो, ये तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। इट इज़ द रेशो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन ए, ये तो बेसिक है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फॉर्मूला बाय इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने एक फॉर्मूला रेकमेंड किया है लोड को कैलकुलेट करने के लिए। सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा सी डैश इंटू सिग्मा वाई अपॉन एम 1 प्लस 0.20 सेक एल इफेक्टिव अपॉन के रूट ऑफ एम पी सी डैश अपॉन 4e। इसको हम कब यूज़ करते हैं, वैन एल इफेक्टिव अपॉन के जो होगा 0 से लेकर 160 के बीच में होगा। वैन एल इफेक्टिव अपॉन के इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 160 देन सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा सी डैश 1.2 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 800 के। सिग्मा वाई हमारे पास यहाँ पे क्या है गारंटेड मिनिमम यील्ड स्ट्रेस टेकन एज 260 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा सी डैश हमारे पास किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इट इज इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस पी इंटू ई सेक एल इफेक्टिव अपॉन 2 रूट ऑफ पी अपॉन ई आई। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ एसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज सेकंड फॉर्मूला। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम हमारे पास यहाँ पे क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज टेकन एज 1.68। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स। इफ द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज less than 1/15 to 1/20 of di then the cylinder is known as thin cylinder। अगर जो थिकनेस होगी सिलेंड्रिकल वेसल की वो लेस देन होगी 1/15 से लेकर 1/20 और जो रेशो होगा t/d का वो लेस देन होगा 1/20 से, देन द सिलेंडर इज नोन एज थिन सिलेंडर। इनमें जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है ओवर द वॉल थिकनेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंड्रिकल वेसल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। इसमें हमारे पास जनरली दो टाइप्स के स्ट्रेसेस आ जाते हैं, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जिसको हम हूप स्ट्रेस भी कहते हैं एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। सिंपल आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं हूप स्ट्रेस फाइंड आउट करो एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फाइंड आउट करो, वैल्यूज आपके पास दी होंगी, अलग अलग भी पूछ सकते हैं या कंबाइन भी पूछ सकते हैं। हूप स्ट्रेसेस को हम टेंसाइल स्ट्रेसेस भी कहते हैं या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी कहते हैं बिकॉज दे एक्ट ऑन द प्रिंसिपल प्लेन्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा 1 इट इज इक्वल टू पी इंटू डी अपॉन 2t एक्ट्स अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर। P हमारे पास यहाँ पे क्या है इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, D इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड T थिकनेस ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्ट्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा 2 इट इज इक्वल टू पी डी अपॉन 4d। इट इज ऑलवेज हाफ ऑफ हूप स्ट्रेस। तो सिग्मा 2 यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2। इट मीन्स दैट कि हूप स्ट्रेस जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो डबल होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का, और सिंपली वी कैन से दैट कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो हाफ होता है हूप स्ट्रेस का। हूप स्ट्रेस शुड बी लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉ मैक्स इट इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू पी डी अपॉन 8t। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। हम सिलेंड्रिकल वेसल्स के केस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जॉइंट्स हमारे पास जनरली दो टाइप्स के होते हैं, सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट के केस में हम एफिशिएंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नीटा सी इट इज इक्वल टू पी डी अपॉन 2t सिग्मा 1 एंड फॉर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इट इज इक्वल टू पी डी अपॉन 4t सिग्मा 2।
नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इंटरनल प्रेशर ऑन द डायमेंशंस ऑफ अ थिन सिलेंडर। इंटरनल प्रेशर का थिन सिलेंडर की डायमेंशंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन अगर हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू पी डी अपॉन 2 टी ई 1 माइनस म्यू अपॉन 2। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर हमने फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू पी डी अपॉन 2 टी ई 1 अपॉन 2 माइनस म्यू। चेंज इन डायमीटर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, पी डी का स्क्वायर अपॉन 2 टी ई 1 माइनस म्यू अपॉन 2। चेंज इन लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पी डी एल अपॉन 2 टी ई 1 अपॉन 2 माइनस म्यू। एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पी डी अपॉन 2 टी ई 5 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू म्यू। ऑल दिस फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन पे न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। देन कम्स वायर विंग ऑफ थिन सिलेंडर्स। वायर विंग ऑफ थिन सिलेंडर का मतलब क्या होता है कि थिन सिलेंडर के बाहर से हम क्या कर देते हैं कि वायर मैश को बर्न आउट कर देते हैं। अब उसका फन क्या होता है, प्रेशर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर को इंक्रीज करना और चांसेस ऑफ ब्रस्टिंग जो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में होते हैं उनको प्रिवेंट करना। इस केस में अगर हमने सिग्मा सी को फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन 4 इंटू टी इंटू सिग्मा डब्ल्यू, वेयर सिग्मा सी इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सर्टेड बाय वायर, एंड सिग्मा डब्ल्यू इज विंडिंग स्ट्रेस इन वायर। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन इन द पाइप इज आल्सो इक्वल टू स्ट्रेन इन द स्टील वायर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थिन स्पेरिकल शेल्स के केस में अगर हमने होप या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू पी डी अपॉन 4t, एंड सिग्मा 2 मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को अगर हमने फाइंड आउट करना होगा, इट इज आल्सो इक्वल टू पी डी अपॉन 4t, इट इज राइट एंगल विद सिग्मा 1। इस केस में आपको दोनों केसेस के लिए सेम ही फॉर्मूलाज मिलेंगे फॉर बोथ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। चेंज इन डायमेंशन ऑफ थिन स्पेरिकल शेल ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। स्ट्रेस इन वन डायरेक्शन इज गिवन बाय, अगर हमने यहाँ पे स्ट्रेस को फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू E is equal to sigma 1 upon E minus mu into sigma 1 upon E. Simply it is equal to PD upon 4TE 1 minus mu. And volumetric strain अगर हमने find out करना होगा, it is equal to 3 PD upon 4TE 1 minus mu. Point number 7th is rotational stress in the thin cylinder. Rotational stress अगर हमने thin cylinder के केस में find out करना होगा, वो हम कैसे find out करेंगे? It is represented by sigma, it is equal to rho into r का square into omega का square. R हमारे पास यहाँ पे क्या है, mean radius of cylinder, rho हो गया density of material, and omega is angular speed of the cylinder. Due to rotation, circumferential or hoop stress will produce in a cylinder. They can also be used for rim type flywheels. Next हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। When the transverse loads acts on the column, then it is known as beam column. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब ट्रांसवर्स लोड कॉलम पे एक्ट करता है तब हम उसको बीम कॉलम कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। होप स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइड प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनसाइड द सिलेंडर अगर हम देखेंगे, जो होप स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लूइड प्रेशर के। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिर्फ प्लस को यहाँ पे माइनस कर देना, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/2 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ऑल दिस 3 फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें भी न्यूमेरिकल आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। सिंपल एक फॉर्मूला है, 2 स्ट्रेसेस आपको दिए होंगे और वहाँ पे पूछा होगा कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो, या सिंपल पूछ सकते हैं टाउ मैक्स निकालो। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज यू कैन फाइंड आउट मेजर, माइनर एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्म टॉर्शन। यूनिफॉर्म टॉर्शन क्या होता है, इट मीन्स दैट व्हेन ओनली अ फिक्स्ड टॉर्क acts on a particular cross section and there is no other shear loading or any torque acting throughout the length of the bar. जब एक फिक्स टॉर्क जो है किसी पर्टिकुलर लेंथ ऑफ बार पे एक्ट करेगा, इसके अलावा कोई और शेयर लोडिंग उस पर एक्ट नहीं करेगी, then the torsion is known as uniform torsion. So I think it's enough for today. जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।